नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आज आपने यह वीडियो ध्यान से सुन लिया तो आपको अपने जीवन काल में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान आपको अपने जाल में कभी फंसा नहीं पाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग से उम्मीद करता हूँ यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें तो आपको अपने जीवन काल में हर लक्ष्य को प्राप्त करने का काफ़ी आसान तरीका देखने को मिलेगा और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और कुछ माता बहनों से अनुरोध है कि अगर वह इस वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके वह इस वीडियो को अपने आप के ऊपर या स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखें तो आपको अधिक समझ में आएगा। क्योंकि इस समय हमारे दुनिया में कुछ ऐसे भी औरत हैं जो बहुत ही संस्कारी और सत्यवर्ती भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी औरत हैं जो कि संस्कारी और सत्यवर्ती औरत को भी बदनाम कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का कहानी है त्रिया चरित्र के बारे में। अगर आपने यह त्रिया चरित्र समझ लिया तो जीवन में आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। और कोई भी इंसान कितने भी चालाक क्यों ना हो, आपको अपने जाल में कभी फंसा नहीं पाएगा और आप हर क्षेत्र में तरक्की करते जाएंगे और सफलता प्राप्त करते जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है, विनती है, अगर आप वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आप वीडियो में लुभा जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे। उसके पहले अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है त्रिया चरित्र का। ध्यान से समझिएगा और शुरू से अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, एक सेठ है लगनदास नाम का। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने ना किया हो। यह शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियां की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेर घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत ही रंजीदा रहते थे। यह धन संपत्ति, यह ठाठ बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे, मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इनको भोगेगा, यह ख्याल बहुत ही अफसोसजनक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी, बला का जहीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, मगर दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करे। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े। रईस ख्याल के आदमी थे, राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। शहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डोल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिलने में कम ही होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खन लाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी जिंदगी की बाहर उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपने
शबनमी ताजगी में खिलखिलाकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे, मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा हो। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सजनता वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिलीजुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े, वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगें। सेठानियाँ भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन सी मझली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीबी माँ थी, उससे दूर दूर रहेंगे। ऐसा सोचकर थोड़ा वह परेशान भी था। मुमकिन है मझली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीबी माँ थी, उससे दूर दूर रहें, मगर बाकी 4 सेठानियाँ की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने यह गंवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि सब यहाँ रहना न मुनासिब है, न मसहलत है, मगर जाऊँ कहाँ। न कोई ऐसा न फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कदर की निगाह से देखी जाती जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे सम्मान करे पद से गिर जाती है। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उससे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं। मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करके चाहिए। अगर रईस की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह मेरी अमीरी ठाठ बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबतियां हैं जो कि गरीबी के यंत्रणा बना देती है। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मैलीसिरी का पेड़। कुएं में मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरा चादर। इसी समय एक नौजवान थका मंदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिक ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो बहुत दूर है,
मगर यही रात हो गई, यहीं कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन ने कहा, चले जाओ सेठ जी, धर्मशाला में बड़े बड़े आराम की जगह है। मगनदास ने कहा, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं, यहाँ कोई रात का रहता है। मालिन ने कहा, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी, यह भाई जी की बैठक है, झरोखे में बैठकर सैर किया करती है, कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर में एक बाल न रहेंगे। फिर मगनदास ने कहा, यह भाई जी कौन है? तो मालिक बोले, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास ने कहा, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? फिर मालिन बोले, हाँ, और सेठ जी की यहाँ ही कौन फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास बोले, शौकीन औरत मालूम होती है। फिर मालिन ने बोले कि भाई यही तो बड़े आदमियों की बात है, वे शौक न करें तो हमारा तुम्हारा निवाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लड़कियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वह अपनी आंखों देखा आप पंखा चलाने लगे, आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होंगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ, उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया होगा, भाई बड़े आदमी की बातें निराली होती है, लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लड़कियां, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे को चिड़चिड़ापन से जवाब दिया, तुम्हारी समाज में मोटी हो तो क्या करें? कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है तो 2000 रुपये से। मैं तो सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती है। एक बंगालीन गाना बजाना सिखाती है, प्रेम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्त बनाती हैं कि जब बोली और अब बोली। दिल की रानी है बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया। कौन पतियाएगा? जब से यह सुनवानी आई है तब से बहुत उदास रहती हैं। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे कि लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यहीं बुला कर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधे नहाए पूतों फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली, बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरा निवाह न होगा। इंदिरा रईस जादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिक से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो है, काटनी है, किसी तरह कट जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही काफ़ी है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब समृद्धियां प्राप्त हो और उसका पति आवारा की तरह मारा मारा फिर रहा हो, उसे रात काटने को ठिकाना नहीं हो। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकानें थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मंदा था, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा, और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर ओलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया और बंधी हुई थी, गायब हो गई उन कपड़ों में छोड़कर जो उसके बदन पर थे। अब उसके पास कुछ भी न था, और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा।
लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसीक रईस के दरबार में उसकी कदर हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेश को अख्तियार करने का इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मजे में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने में मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़े ने शरारत और बिगड़ेलपन से तौबा कर ली थी, या ये स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नगर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबादी थी। कई साल पहले फ्लेग के आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त फ्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब को हल्के से कारगुजार और रोबिले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव सतयुग का राजा था। धन दौलत के लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरफ छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज लेकर खाते और फटे हाल की तरह रहते थे। इसी में निवाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना, उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आंजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहेब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मेले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस अब इन बातों की अनुभूति हो नहीं रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चप्पा मालिनी थी। कपड़े उतार तार मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन बोली, तुम्हारी यह क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बात करती, न मुझे पर यह विपत्ति पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठा देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह के कालीख लगवा दूंगी। चुड़ैल कटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरे से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उसे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी सहान हो गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती तो मेरा निवाह यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुँह दिया तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट का हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान ही कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं?
8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी उन्हें के यहाँ लोंडिया में नौकर थी, उसी दिन से अभी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी नो किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं, किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया कि उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो, अकेले मेरा जी नहीं लगता। सच कहो तो मुझसे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो, मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया, उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत आई मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारागर्दी के जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत काम करता रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है, यही झोपड़ी बड़ी मुश्किल से मिला है। यह अंधेर नगरी है, जब तुम्हारा सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यहाँ उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर था उसे रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहर था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती हो, दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने का निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नहा कर आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे से सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुझे क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता कि उसके सौंदर्य कई वाटिका पर किसी फूल चूनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद होकर, मगर नाजुक मामला है, जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाले सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों ज्यों बारीकी से बारीकी निगाह से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। आह, मगनदास को उन ज्वार की रोटियां में वो जो मज़ा आता था वह उसे अच्छे अच्छे व्यंजनों में भी न आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज़ कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कान में नहीं आई। मगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था और कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद और बेताब आंखें मुड़कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और
उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते और जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार ताकतों का इंतजार करते। चूँकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला न छूटता। जब वह रामभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता था, मगर कुछ बस न था काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि में इसमें कोई तो संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रामभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू है, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मुद्दा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जुबान माशूक की थी। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रामभा अद्भुत छटा के साथ आकर सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और एक प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने का बहुत दिन से आंखें तरस रही थी। रामभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रामभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रामभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रामभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेम की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। वो फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रामभा आटा पीस रही थी। उसे शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घूम घूम कर बहुत सुहानी मालूम होती थी। वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मौके मन है, उल्टी मनवान मौके पड़ी, झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रामभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियाँ थी और कई देहाती ढंग से मोढ़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती थी। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रात व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट लिया। मगनदास, वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, वह वकील हो गया था। मगनदास ने अब पहचाना और उस कुछ झोंकता कुछ और झिझकता उसे गले लिपट लिया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोग की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया था। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एकमात्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। तब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ मक्खनलाल ने अतापता बतलाया, तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रामभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इनमें क्या बातें हो रही है। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास से एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रामभा आ पहुंची और पूछने लगी, ये कौन था, इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रामभा, क्या असगुन बकते हो? मगनदास बोले, नहीं नहीं रामभा, यह असगुन नहीं है,
यह सचमुच मेरी मौत का दूत था, मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रामभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है, मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ, मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रामभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रामभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गला लगाकर कहा, हाँ रामभा, हाँ। रामभा बोली, क्यों? मगनदास बोले, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रामभा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लोंडी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितने मेरी मोहब्बत करोगे इतना इंदिरा को तो नहीं करोगे, क्यों? मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया, मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है, कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊँ। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने ही से डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसे करोगे? जो जी में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने मैं लौंडी हूँगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डबडबा गई। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा। यह तो मैं कह ही नहीं पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था, अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है और मेरा दिल वहाँ जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा, अब तक जीऊंगी, इस सुख का ध्यान नहीं करती रहूंगी। मगर तुम मुझे भूले तो न जाओगे? साल में एक बार देख लिया करना इस झोपड़ी में आकर। मगनदास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुक सके। बोला, रामभा, ऐसी बात न करो, कलेजा बैठा जाता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलाता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यहाँ खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रामभा फिर गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारे पाँव की बेड़ी न बनूंगी, चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिन में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में और कोई जगह नहीं पा सकता है। रात ज़्यादा हो गई थी, अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे दूरी नो तासीर, सन्नाटे नो सुरीलापन और अंधेर नो आत्मिकता का आकर्षण दे दिया। कानों में आ रही थी, जा रही थी, जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी का गम की कहानी सुना रही हो। मगनदास सो गया, मगर रामभा की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रामभा को पुकारने लगा, मगर रामभा रात को ही अपनी चाची के साथ वहां से चली गई थी। मगनदास को उस मकान के दरो दीवार पर एक मनहूसियत सी छाई हुई मालूम हुई, जिससे घर की जान निकल गई हो। वह घबरा कर उस कोठरी में गया जहां रामभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरह दौड़ा गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोला हुआ है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा और रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात तक प्रेम का वास था, मगर आह उस वक्त शौक का घर बनी हुई थी। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई।
रामभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। साफ दिल बड़ा नाराज हो गया। साफ और सुथरे मगनदास सोचने लगा, रामभा तूने रात को कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगी, क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरे प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। आह मैं यहाँ बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं है? हाय तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वे नाजुक अदाएं, वे मतवाली आंखें, भी भोली भाली बातें, वे अपने के भूली हुई सी मेहरबानियाँ, वह जीवनदायी मुस्कान, वे आशिकों जैसी दिलजोजियाँ, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हम रत्नाक बेताबी के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोकर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रामभा की विदा चिट्ठी थी। प्यारे मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। आह कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं। किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्या दूर रखूं। अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सूध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, यह आनंद के दिन कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रामभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके थे। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ था कि वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बाफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उन कुछ दिनों से उसे रियाया की इन तकलीफ़ों का निजी ज्ञान हो गया था। कारिंदों और मुख्तारों की शक्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने के उलट फेर के कोसते थे। मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियाँ आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगती। लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। गो उसके दिल से रामभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए एक कोना निकल आया था। जिन हालतों और आफतों ने उसे देखा वह बहुत ही खौफनाक और उदासजनक था। उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था। वह अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ़ है, शान है तो उसका यह कसूर नहीं, यह रईसजादों की आम कमजोरियां हैं। यह उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर है। इन बदलते हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी के साथ रामभा की याद को ताज़ा किया करता था, वह इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारणों, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी रही थी। जब कोई नौकर आता
तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जानन खाने में जोर शोर से गाने की आवाज़ों ने बहू के पहुंचने का सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी, 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी, वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल से लालसाएं जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खोली मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रांभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था, उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियाँ के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था। जो ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रांभा। और दोनों प्रेमावेश में लिपट गए। दिल में बैठी हुई रांभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या अब रांभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो तुम, कुछ याद है? उसने चलते चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज़ आज भी कानों में गूंज रही है। मैं रांभा को भोली भाली लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रांभा को अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डाह तो नहीं होती? दोस्तों, आप एक बात समझ गए होंगे कि रांभा वही इंदिरा थी जो उनके पास वह मालिन के साजिश से आकर रहती थी और रांभा बन के रहती थी। अब दोस्तों आगे सुनिए। इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रांभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट पहुँचे। वहाँ झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, प्रेम भवन का फूलों और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहाँ मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन फिर मगन सिंह के घोड़े निकालने पड़े। रांभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों के लेसदार टोपियां सिलवाती है। हाँ, इतना जरूर कहती है कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वही मीठी बोली, वही मुरोवत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह हफ्ता इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में 1-2 बार ही झोपड़े का नसीब हो पाते। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। दोस्तों, यह कहानी मेरा आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक बार प्रेम से इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें हर हर महादेव। और अगर ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे व्यूज मिले तो अगली कहानी, इसका अगला पार्ट लेकर मैं जरूर आऊँगा। मिलता हूँ दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।